ब्लॉक कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम पे। एफ शुरू करना था, लगाइए हेडिंग, लगाइए एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हेडिंग लगाइए। एफ ब्लॉक हेडिंग लगाइए। ऑफ है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, लिखो एफ ब्लॉक। देखो इसमें सब कुछ नहीं लिखना है, जितनी बातें बताऊंगा उतना ही लिखना है। हाँ, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आपको मिलेगी, बट ये आपको लिखना उतना ही चीजें हैं जितना मैं बोलूंगा। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो देखिए एनसीईआरटी की पहली लाइन अगर आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की पहली लाइन क्या लिखी हुई है? द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज, लेंथेनॉइड जिसके अंदर 14 एलिमेंट पाए जाते हैं, एंड द एक्टेनॉइड जिसमें 14 एलिमेंट पाए जाते हैं। सुनिएगा ढंग से, आप लोगों को पता है जो थर्ड बी ग्रुप है, सबसे पहले कहां से क्या क्या चीजें लिखनी है। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहां पे ढंग से देखिएगा, जो थर्ड ग्रुप होता है या फिर थर्ड बी ग्रुप होता है, उसके अंदर ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड पाए जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं, तो जवाब ये है सर कि ग्रुप नंबर थर्ड और थर्ड बी, कुछ भी कह लीजिए। मेंडलीफ के अकॉर्डिंग थर्ड बी में पाया जाता है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग थर्ड ग्रुप में पाया जाता है। कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? टोटल एलिमेंट, दूसरा सवाल बनता है कि टोटल एलिमेंट बताइए कितने पाए जाते हैं। तो टोटल एलिमेंट पाए जाते हैं 32। कितने पाए जाते हैं? 32। अब 32 कैसे कैसे पाए जाते हैं सर? 14 लेंथेनॉइड पाए जाते हैं, 14 एक्टेनॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 14 14, तो ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड हो गए। साथ में अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कौन पाया जाता है? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। स्कैंडियम, याट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, ठीक है, ये जो होते हैं बेसिकली इनको क्या बोला जाता है? ये बोले जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर टोटल आप देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, 14 एक्टेनॉइड, 14 लेंथेनॉइड। तो लिखना उतना ही है जितना मैं बोलूंगा लिखने के लिए। सबसे पहली चीज ये ग्रुप पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है टोटल एलिमेंट, तीसरी बात आपसे पूछी जाती है कौन से पीरियड में। तो देखिए अगर हम बात करें कैसे पाए जाते हैं, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, इसके आगे सारे लेंथेनॉइड, इसके आगे सारे एक्टेनॉइड। पीरियड पूछे जा सकते हैं, तो पीरियड इनका कौन सा होता है भाई? इनका अगर हम आपसे बात करते हैं तो 6th पीरियड, और इसका अगर हम बात करते हैं 7th पीरियड। पहली बात तो ये है, पहली बात इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज, लेंथेनॉइड द 14 एलिमेंट फॉलोइंग लेंथेनम। लेंथेनम किसकी बात कर रहा है? वो इसकी बात कर रहा है। एक्टेनॉइड्स द 14 एलिमेंट फॉलोइंग एक्टिनियम, इसकी बात कर रहा है। और दो और कौन पाए जाते हैं? स्कैंडियम और याट्रियम पाए जाते हैं थर्ड ग्रुप या थर्ड बी ग्रुप के अंदर। यानी पहला सवाल कि कौन से ग्रुप में प्लेस्ड है? थर्ड ग्रुप या थर्ड बी। कौन से पीरियड में? 6th या 7th। कितने एलिमेंट हैं? 28। कितने डी ब्लॉक एलिमेंट हैं? 4। कितने एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं? 28। समझ रहे हो? और टोटल कितने एलिमेंट है? 32। 4 ये जो है ये कौन से वाले हैं? डी। अगली लाइन एनसीईआरटी लिखती है द लेंथेनॉइड रिजेंबल वन एंड अनदर, मतलब जो लेंथेनॉइड है एक लेंथेनॉइड दूसरे के साथ सिमिलरिटी शो करता है। वजह बताइए क्यों? असर्शन रीजन में सवाल आया कि द लेंथेनॉइड रिजेंबल वन एंड अनदर मोर क्लोजली देन टू द मेंबर ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट इन एनी सीरीज। यानी जो ट्रांजिशन सीरीज थी, समझ रहा हूं मेरी बात को? ट्रांजिशन सीरीज थी, इनके कंपैरिजन में लेंथेनॉइड ज्यादा एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। कारण क्या है? तो कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बात आती है लेंथेनॉइड हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज देन द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपैरिजन में
इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत हद तक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। उसके पीछे कारण क्या है? तो लैंथेनॉइड ट्रांजिशन। सवाल अब ये उठता है कि सर अगर सिमिलरिटी देखने को मिलती है तो कैसे देखने को मिलती है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट में जाके मैं बता रहा हूं। तो सुनिएगा, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं स्टेबिलिटी की, पहला अगर हम बात करें तो पहला स्टेबिलिटी के अंदर सिमिलरिटी देखने को आपको मिलेगी। अब ये सिमिलरिटी क्यों देखने को मिलती है? लैंथेनॉइड आर स्टेबल इन ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। उस ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम क्या है? +3। कौन सा होता है? +3। यानी कि लैंथेनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो लैंथेनॉइड एक ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? Ln+3। लैंथेनॉइड कितने में रहना चाहता है? +3। मानो ऐसे कि अगर Ln में कोई +2 में है, किसमें है? +2 में। अब उसको किस में जाना है? +3 में। क्या करने जाना है? +3 में। ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ेगा तो कोई तो इस इलेक्ट्रॉन को खाएगा भाई। अगर जो भी इस इलेक्ट्रॉन को खा रहा है उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है या बढ़ रहा है? ये मुझे कम हो रहा है। यानी कि Ln+2 जो है ये किसी के लिए कैसा काम करेगा, ये मुझे बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट। किसी के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसी के लिए रिड्यूसिंग एजेंट। किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। किसी के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसी के लिए किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, अगर मान लो Ln+4 में है, किसमें है? +4 में। ठीक है, तो ये किसी के लिए किसका काम करेगा बताना जरा? +3 में, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कितनी पाई जाती है? +3। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खाएगा। अब जिसका भी इलेक्ट्रॉन खाएगा उसका क्या करेगा? बोलो जल्दी। जिसका इलेक्ट्रॉन खाएगा उसका क्या होगा? बोलो जल्दी। ऑक्सीडेशन। जिसका इलेक्ट्रॉन खाएगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। उसका क्या होगा? बोलो जल्दी। ऑक्सीडेशन। उसका होगा ऑक्सीडेशन। यानी कि वो सामने वाले के लिए किसका काम करेगा? बोलो जल्दी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करें ये किसका काम करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हो? और ये किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि मैं तुमको अभी आगे एग्जांपल दूंगा। दो एग्जांपल बड़े फेमस हैं जो एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। पहला एग्जांपल कौन सा है? EU+2। EU+2 से कहा जाना चाहता है? +3। तो EU+2 किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग। दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिख रखा है किसके लिए? C+4 के लिए। किसके लिए लिख रखा है? C+4। तो अगर हम बात करें सीरियम से कहा जाना चाहेगा? +3। उसके लिए कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात क्या लिखा जाता है? हार्डनेस। लैंथेनॉइड मेटल आर सॉफ्ट। अगर हम बात करें कि जो ट्रांजिशन मेटल थे जिंदगी कबाड़ा हो गई, ठीक है, आप कह लीजिए ZnCd और Hg को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हार्ड थे। लेकिन यहां पे क्या पाया जाता है? लैंथेनॉइड मेटल आर सॉफ्ट बट देयर हार्डनेस इंक्रीजेस अक्रॉस द सीरीज। समझ रहे हो? कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे लेंथ उसमें ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक जाते जाते हार्डनेस बढ़ती थी, वैसे वैसे अगर हम बात करें कि लैंथेनॉइड्स के अंदर भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या देखने को मिलेगी? हार्डनेस इंक्रीज करती हुई। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा गया एनसीईआरटी की ये लाइन है कि द लैंथेनॉइड रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली देन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट। कारण बताइए? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मान लीजिए वो थोड़ा और डेप्थ में चला गया आपके साथ, उसने ये पूछ लिया कि ये मुझे बताओ कि कैसे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। तो पहला स्टेबिलिटी में और दूसरा किस में शो कर रहे हैं? हार्डनेस में। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अगर हम बात करें, ये बातें तो इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स के अंदर होनी चाहिए, ये भी बात इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के तौर पे। कहां से कट करना है वो मैं बता दूंगा। द एलिमेंट फ्रॉम सीरियम 58 to 71 इन विच 4f एनर्जी लेवल आर फिल्ड अप आर नोन एज। तो क्या होगा? लैंथेनॉइड। नीट 2016 का सवाल देखना, उसने लैंथेनॉइड्स नहीं लिखा था, लैंथेनोन्स लिखा था। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले बता दे रहा हूं। लैंथेनॉइड्स को ही लैंथेनोन्स बोला जाता है और इसी को रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है। अब रेयर अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है? एनी वन ऑफ यू हु कैन एक्सप्लेन मी? हाँ, तो उससे क्या हुआ? थापर यूनिवर्सिटी तो नेचुरल एलिमेंट है, वो तो नेचुरल एलिमेंट है। उसके बाद वाले ट्रांस यूरेनिक कहे जाते हैं, यूरेनियम के बाद वाले जो मैनमेड कहे जाते हैं 11। क्या कहेंगे उस कंडीशन में? सुनिए, रेयर अर्थ मेटल का मतलब ये नहीं होता है कि वो रेडियो एक्टिव है इसलिए वो क्या कहा जाता है? सिर्फ रेयर अर्थ मेटल है। सुनिए, रेडियो एक्टिव है, ये बात बिल्कुल सही है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मिक्स फॉर्म में। अब मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं तो इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एक तो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव को जाएंगे आप सेपरेट करने, जितनी देर में सेपरेट करने जाएंगे उतनी देर में वो आपको सेपरेट कर देगा पृथ्वी से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि ये मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनको सेपरेट करना, जिनको आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इनको बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल। समझ रहे हैं आप? वरना तो मेटलर्जी क्यों बनती? मेटलर्जी तो इसीलिए बनी है ना, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए। लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि आप इनको ना इतने मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, और एक तो रेडियो एक्टिव है, तो आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सेपरेट करने गए तो पता चला ये आप ही को पृथ्वी से सेपरेट कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है लैंथेनॉइड्स को ही रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है, और इन्हीं को लैंथेनोन्स भी बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। तो याद रखिएगा, मिक्स फॉर्म में पाए जाने की वजह से, मिक्स फॉर्म में पाए जाने की वजह से, पाए जाने की वजह से, पाए जाने की वजह से, की वजह से सेपरेट करना मुश्किल होता है। आप लोगों का टेस्ट 8 को हो गया है, ठीक है? 8 को हो गया, 10 से 11 हो गया है। अब पहले 1 तारीख को था ना, वो 8 तारीख को करवा दिया है, 10 से 1 करवा दिया है। बस टाइमिंग का ये हुआ है कि थोड़ा सा टाइमिंग का कुछ चेंज है, 10 से 1 है, टेस्ट 8 को ही होगा। मिक्स फॉर्म में पाए जाने की वजह से सेपरेट करना मुश्किल होता है। सेपरेट करना क्या होता है? बोलो जल्दी। मुश्किल होता है, सेपरेट करना मुश्किल होता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? क्या? रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। जाके नीट 2016 फेज 2 का सवाल देख लेना, उसने लैंथेनॉइड कहीं लिखा भी नहीं था, उसने तो लिख दिया था लैंथेनॉन्स। तो याद रखिएगा, लैंथेनॉइड्स को ही लैंथेनोन्स बोला जाता है, और इन्हें ही क्या बोला जाता है? रेयर अर्थ मेटल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, मैं तुमको बता दूं, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। 2 ही टेबल मैं तुमको बोलूंगा ढंग से पढ़ने के लिए, अगर 2 तुमने पढ़ लिया तो सारा ज्ञान यहीं पे छुपा हुआ है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, वो 4 लोगों का पूछेगा। किसका किसका? अगर हम बात करें EU, GA, TB एंड DY, किसका अगर हम बात करें? EU, GD, TB एंड उसके बाद से अगर हम बात करें DY, इन 4 लोगों का आपको क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल लेंथेनॉइड कन्फ्यूग्रेशन। अगर मैं आपसे बात करता हूं इन चारों लोगों का क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल। बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन इन चारों में से किसी एक का पूछ लेगा वो। दूसरी बात सुनना, क्यों पूछ लेगा? यूरोपियम का जनरली अगर हम बात करें तो अक्सर हमें सवालों के अंदर देखने को मिलता है, जीडी का हमें दिया गया एग्जाम्पलर के अंदर, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है ही है। और कौन कौन इंपॉर्टेंट है सुनिएगा। +4 में अगर आप देखेंगे तो +4 में कौन कौन देखने को मिलेगा? +4 में अगर आप देख रहे हैं तो एक तो सी देखने को मिल रहा है, एक पीआर देखने को मिल रहा है, एक एनडी देखने को मिल रहा है, और एक कौन सा देखने को मिल रहा है? डीवाई। और अगर हम बात करें तो +4 में एक और देखने को मिल रहा है डीवाई, और कौन देखने को मिल रहा है? टीबी। ये 4 देखने को अपने को मिल रहे हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि याद रखने का तरीका, रुको रुको अभी लिखो मत, सुनो पहले। याद रखने का तरीका सी टीबी एंड डाइपर, सी टीबी एंड डाइपर, अगर आप ढंग से देखिए तो यही है। हाँ, सीक्वेंस अलग अलग मिलेगा, लेकिन देखिए अगर हम बात करें लेंथेनॉइड +4 की अवस्था में कौन कौन रहते हैं, हम सीरियम याद करके जाते हैं सिर्फ, लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी कहती है कि सी, उसके बाद से कौन है? टीबी एंड 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 बोले तो एंड ऊपर जाइए, ये रहा एंड 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 एंड। ठीक है, अगर हम बात करें एंड सी, उसके बाद से क्या है? टीबी एंड डाई 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 डाई, और उसके बाद से कौन है? पर। सी टीवी एंड डाइपर, सी टीवी एंड डाइपर, ये कितने में होते हैं? +4 में। अच्छा, लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। तो ये +4 से कहां आना चाहेंगे? +3 में। यानी दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने बोला ये कैसे एजेंट होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। तो ये सब के सब कैसे हैं? बोल बेटा, ऑक्सीडाइजिंग। ये सब के सब कैसे हैं? ऑक्सीडाइजिंग। इनके बारे में कहा जाता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये सब के सब कैसे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला सवाल आपसे ये बनाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, जो कि यहां से उठेगा। दूसरा सवाल वो क्या बनाएगा कि बताइए Ln4 में कौन कौन रहता है। तीसरा सवाल मैं आपको बताता हूं मैग्नेटिक नेचर पे बनाएगा। कहां बनाएगा? मैग्नेटिक नेचर। जैसे 4F0 है, कहां पे है? La+3 में है। कहां पे है? La+3 में है। अगर मैं आपसे बात करूं कि La कितने में है? +3 में है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो कहां पे आ रहा है? डेट इज, अगर हम बात करें Lu+3 में, कहां आ रहा है?
Lu +3 में आ रहा है। आ जाओ +2 में भी देखो कहीं 14 आ रहा है, तो ये सर कहां पे आ रहा है, YB में आ रहा है। कहां आ रहा है, YB में। देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, क्या है 4f14, यानी कि YB+2 हो गया। क्या हो गया, YB+2। और देखो यहाँ पे भी 0 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और कहीं पे अगर हम देखें तो, और कहीं पे तो देखने लायक नहीं छोड़ा है इन्होंने। हाँ, C+4 कैसा होगा, वो भी कैसा हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, कलर या कलरलेस, तो कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस। तो आप एक चीज समझिए कि आपको इतने लोगों को एकदम ढंग से ध्यान रखना है कि भाई इतने लोग गलती से मिस ना हो जाए मुझसे। अब आइए, इसी के बेसिस पे पूरी कहानी बनी हुई है। दूसरी बात बताता हूं आपको, आप देखेंगे लेंथेनॉइड्स का जो एटॉमिक रेडियस देखेंगे, तो एटॉमिक रेडियस में क्या है, कॉन्टिन्यूअसली देखिए डिक्रीज कर रही है, लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पे अगर आप देखेंगे एनडी और पीएम, एनडी और पीएम कहां आ रहे हैं, बोलो जल्दी, एक बराबर आ रहे हैं। तो एक बात आपको ये भी याद रखनी है साइज के बेसिस पे, कि साइज में कौन, बोलो बोलो, यहां पे अगर हम बात करें एनडी और पीएम, इनका ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर साइज। क्या होता है, सिमिलर साइज। यहां पे अगर हम बात करें इनकी साइज कैसी होती है, सिमिलर साइज होती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बताता हूं, जब आप इस पूरे डेटा को देखेंगे तो एक एलिमेंट अचानक से बीच में एनोमोलस बिहेवियर शो कर रहा है, वो कौन है, वो ढंग से देखेंगे तो आप EU है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा। बाकी सब देखो 187, 83, 82, 81, 81, 80, 80, 80, 80 कौन है। फिर अगेन एक चीज और याद रखना है, यूरोपियम और किसकी बात कर रहा है, ये बोलो जल्दी, टीबी की, समझ रहे हो, टर्बियम। यूरोपियम और टर्बियम, इनकी भी साइज क्या होती है, सिमिलर होती है। तो दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, यूरोपियम एंड टर्बियम जो होता है, इनकी साइज क्या पाई जाती है, सिमिलर पाई जाती है। यूरोपियम और टर्बियम की साइज क्या पाई जाए, एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, इधर, हाँ, यूरोपियम एंड गैडोलिनियम, सॉरी, यूरोपियम एंड गैडोलिनियम, इनकी साइज क्या पाई जाती है, सिमिलर। ओके, यहां से दिख नहीं रहा है ना यार, यहां से उल्टा दिख रहा है। यहां पे अगर हम बात करें तो एक तो कौन सा है, हाँ, सेमेरिमियम है, ठीक है। उसके बाद से कौन सा है, गैडोलिनियम। हालांकि ये दोनों कभी पूछे नहीं गए, लेकिन देखो जब साइज पूछा जाएगा ना, तो यू कैन नॉट से डेट कि पूछे नहीं गए। अपन ये याद कर लेते हैं यूरोपियम सबसे टॉप पे आता है, लेकिन बाकी ये दो चीजें जो है ना, ये बीच में मिस आउट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, नो डाउट यूरोपियम लेंथेनॉइड यानी जीरो स्टेट में सबसे ज्यादा साइज शो करता है, लेकिन ये भी याद रखिए कि कौन कौन सिमिलर शो कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बताता हूं, जब आप Ln+3 में चले जाएंगे, मतलब इनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, कोई चेंज नहीं रिपोर्ट होगा। चेंज कहां पे रिपोर्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ इनके जीरो वाली अवस्था में। और जीरो वाली अवस्था में अगर हम बात करें, लेंथेनॉइड जीरो जब रहेंगे, तो आपको पहली बात याद रखना है, एंड पीएम एक बराबर होते हैं, SM और GD एक बराबर होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात आपको याद रखना है, यूरोपियम सबसे बड़ा होता है। क्या बोलो बोलो, यूरोपियम सबसे बड़ा होता है, यूरोपियम सबसे बड़ा होता है, यूरोपियम सबसे बड़ा होता है। ये बात आपको याद रखना है कि यूरोपियम क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। SM और GD का सेम साइज होता है, ND और PM का सेम साइज होता है, +3 में कोई चेंज है सच नहीं होता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, ढंग से सुनिएगा, सवाल है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ EU इज, ठीक है। पहला सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ये मैं कराने वाला नहीं हूं, ये खुद से करना, ठीक है। कन्फ्यूग्रेशन कराया गया है आपके लिए, ये होमवर्क है, अपना कॉपी लिखते वक्त ढंग से देखना उस टेबल को। मैंने इसीलिए बोला है कन्फ्यूग्रेशन 4 का इंपॉर्टेंट है, EU, GD, TB एंड DY, इनको 4 को याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्या लिखता है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट। ये भी नहीं बताऊंगा, ये आपको पहले करा चुका हूं, ये आपको ढंग से पहले से आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम इज, क्योंकि मैं बता दूं कि ये वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहले कराई भी जा चुके हैं, एग्जाम्पलर में दी भी गई है। हाँ, मैं आपको सवाल बता सकता हूँ कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और वो सवाल लिखे हुए हैं, ये आपको नोट्स लिखते वक्त लिख लेना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या कट मारना है, क्या नहीं लिखना है, क्या सिर्फ समझने वाली बात है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, which of the following is diamagnetic and colorless, मैंने आपको बोला lanthanum 3+, cerium 4+, YB2+ एंड Lu3+। अभी आपको दिखाया उसी टेबल के अंदर ये F0 है या F14 है, तो इनके बारे में याद रखना कि ये लोग कौन से हैं, F0 या F14। अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, बोलो जल्दी, कलरलेस। कैसे होते हैं, कलरलेस। इनके अलावा एक और बात मेरी याद रखोगे,
थोड़ा सा याद रखना, एम्स के अंदर एक बार सवाल पूछ लिया गया। सवाल क्या पूछ लिया गया कि अपने को जनरली लगता है क्या है, F1 से लेके F13 वाले जो होंगे उनके अंदर कैसा होगा, कलर आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, एक एलिमेंट ऐसा भी है GD+3, इसके अंदर क्या पाया जाता है, 4F7, और इसके हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन की वजह से, किसकी वजह से, हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन की वजह से यहां नो एफएफ ट्रांजिशन, यहां कोई एफएफ ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता है, नो एफएफ ट्रांजिशन। और एफएफ ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस कहां होते हैं, तो सर बोथ सॉलिड और एक्वस सॉल्यूशन में, दोनों जगह, बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, जनरली जो कलर आता है वो कहां से कहां आता है, कलर F1 से लेके F13 में, एक्सेप्ट याद रखिएगा, एक्सेप्ट याद रखिएगा GD+3। ये कैसे होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, बोलिए जल्दी, कलर्ड। ये कलर्ड होते हैं। और इनके बारे में अगर हम बात करें, GD+3 के अंदर 4F7 पाया जाता है, जो हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन है, जिसकी वजह से यहाँ नो एफएफ ट्रांजिशन। क्यों, क्योंकि F और F का गैप बहुत बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना आसान नहीं होता है। दूसरा रीजन कि GD+3 कभी भी अपना 4F7 यानी हाफ फील्ड नेचर नहीं खोना चाहेगा, इस वजह से याद रखिएगा यहाँ कोई एफएफ ट्रांजिशन नहीं होता, और ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कहां पे, बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, दोनों जगह। अच्छा, कौन कौन, अगर हम बात करें, La+3, Ce4+, Yb2+, Lu3+, ये एनसीईआरटी ने दिया है। और मैं बता दे रहा हूं किसको याद रखना है, ट्रांजिशन में याद रख लेना Zn2+, और किसको याद रखोगे, Scandium+3। अगर तुमको इतनी बातें याद है तो ये मान के चलो तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा। दे ऑल आर कलरलेस एट एज वेल एज डायामैग्नेटिक। ये कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक, और कैसे होते हैं, कलरलेस। हाँ, ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है, बट कैसा है, कलरलेस है। तो मैं आपको बता दूं ये क्या है, पैरा एंड कलरलेस। एंड कैसा है, बोलो जल्दी, कलरलेस। और ये कैसे हैं, बोलो जल्दी, डाया एंड कलरलेस। ये कैसे होते हैं, डाया एंड कलरलेस। समझ रहे हो मेरी बात को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इन द लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड 2 एंड लेंथेनॉइड 3 कंपाउंड आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज। यानी लेंथेनॉइड 2 और लेंथेनॉइड 3 जो होती है वो कैसी होती है, प्रीडोमिनेंट स्पीसीज। हाउएवर ओकेजनली +2 भी देखने को मिलता है इनके अंदर, +4 भी। एनसीईआरटी ने खुद ने बता रखा है कि +2 कहां देखने को मिलता है, +2 एसएम और ईयू में देखने को मिलता है, टीएम और वाईबी में देखने को मिलता है, और +4 कहां देखने को मिलता है, C4+, और कहां पे देखने को मिलता है, टीबी। डीवाई और पीआर को इन्होंने नहीं लिखा है, डीवाई भी कितने में रहता है, +4 में, और अगर हम बात करें कि पीआर भी कितने में रहता है, +4 में। ठीक है, तो याद रखिएगा बाकी सब 3 में पाए जा रहे हैं, एसएम और यू +2 में पाया जा रहा है, टीएम और वाईबी +2 में पाया जा रहा है, सी और पीआर कितने में पाए जा रहे हैं, +4, टीबी कितने में पाया जा रहा है, +4, डीवाई नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पीआर लिखा हुआ है, डीवाई नहीं लिखा हुआ है, ढंग से देखिएगा। इन लेंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन, सीरियम एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेरी लाइन नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी में डिट्टो एज इट इज लिखा हुआ है कि सीरियम कितने में रहता है, +4 में रहता है। दूसरी बात, टीबी एनडी डीवाई पीआर ऑल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सीटीवी एंड डाइपर, सीटीवी एंड डाइपर, सीटीवी एंड डाइपर कितने में रहते हैं, +4। अगर हम बात करें कि +2 में कौन कौन रहता है, क्योंकि इसने बोला ना कि ओकेजनली +2 और +4 में पाए जाते हैं, तो +2 में एसएम, ईयू, टीएम एंड वाईबी, ये 4 होते हैं, एसएम, ईयू, टीएम एंड वाईपी। अब तुमको कहां चेक करना है, तुम जाओ वो वाला ग्राफ जो अभी इसके पहले दिखाया था ना, उसमें जाके चेक करो, ये सब के सब +2 में पाए जाते हैं और स्टेबली पाए जाते हैं। तो ढंग से देखना, एसएम, ईयू, टीएम एंड वाईबी ऑल्सो एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। अगली लाइन क्या लिखता है, C4+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों भाई, क्योंकि C4 से कहां आना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खाएगा, तो सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। वहीं EU के बारे में क्या लिखते हैं ये लोग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एग्जाम। ठीक है, अभी मैं सवाल इसके ऊपर करा दूंगा ताकि आपका संशय क्लियर हो जाए। अगली बात एनसीईआरटी में जस्ट नीचे क्या लिखी हुई है, इनॉट वैल्यू, ये पहले भी बता चुका हूं, इनॉट वैल्यू ऑफ C4+ टू C+3 इज 1.74। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सीरियम को अगर +4 से +3 आने का मन करेगा तो क्या वो आएगा या नहीं आएगा,
तो जवाब है आएगा। अरे भाई लेंथेनॉइड्स है, और लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो +4 से +3 आने का मौका मिला तो आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 1.74। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है? विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। मैंने आपके सिलेबस में ऑक्सीडाइज वाटर के नाम पे दो लोगों को बताया, एक किसको बताया? फ्लोरीन को, और एक किसके बारे में बोल रहा हूं? सीरियम को। तो याद रखिएगा, एक फ्लोरीन होता है और एक सीरियम होता है। कौन कौन? फ्लोरीन सीरियम, फ्लोरीन सीरियम। ये दो लोग ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं? पानी को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्या बोला? ये दो लोग ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं? पानी को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब पानी को ऑक्सीडाइज करेंगे, सवाल बनता है क्या बहुत तेजी से करेंगे या बहुत स्लोली? तो एक बहुत तेजी से करता है और एक बहुत स्लोली करता है। तेजी से कौन करेगा? F2। और अगर हम बात करें सीरियम जो है वो कैसे करेगा? वेरी स्लोली। कहा जाता है, एनसीईआरटी ने लिखा है, ई नॉट वैल्यू ऑफ C4+2 C+3 इज 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which suggests that it can oxidize water but very slowly, and that is why used as good analytical reagent in the chemistry। तो सिंपल सी अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है which suggests that it can oxidize water, ठीक है। however the reaction is very slow, reaction no doubt बहुत धीरे धीरे होगी, and hence C4+ is a good analytical reagent। analytical reagent कौन होता है? लैब के अंदर यूज होने वाले रिएजेंट जो एनालिसिस के अंदर काम आते हैं उन्हें हम कहते हैं एनालिटिकल रिएजेंट। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन होता है? जो इजिली डिकम्पोज ना हो, जो किसी के साथ रिएक्शन ना शो करे, जो पानी को एब्जॉर्ब ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। रेस्ट जितने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सीरियम 4+ क्या है? एक एनालिटिकल रिएजेंट है या नहीं है? ये मुझे बता। है। क्यों? क्योंकि उसकी ई नॉट वैल्यू +4 से +3 जाने की पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? कितनी होती है? पॉजिटिव होती है, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। क्या ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है? यस। कितने लोग पानी को पूरी इनऑर्गेनिक में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं? दो। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? एक बात मुझे बताओ कि फ्लोरीन तेजी से करेगा या स्लोली करेगा, और सीरियम तेजी से करेगा या स्लोली? क्या ये बात क्लियर है? तो इनके बारे में एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या बातें अपने को बोली कि लेंथेनॉइड +3 में रहते हैं। अगर हम बात करें +2 और +4 में भी ओकेजनली कुछ पाए जाते हैं। CTVN डाइपर जो होता है ये कहां पाया जाता है? +4। अगर हम बात करें EU+2, YB+2, SM+2 ये कहां पाए जाते हैं? बोलो जल्दी। EU+2, YB+2, SM+2 और TM+2 ये कहां पाए जाते हैं? बोलो बोलो। ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें EU+2, SM+2, TM+2 एंड YB+2 जो होते हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है। और उसके लिए मैंने बोला कि जो CPR और TB इन्होंने दे रखा है तो मैंने तो उसको याद ही करा दिया तुम्हें, CTV एंड डाइपर। ठीक है। CTV एंड डाइपर ये चारों के चारों जो होते हैं ये कितने में एग्जिस्ट करते हैं? +4 में। ठीक है। तो अगर ये वाला याद नहीं होगा, और ये वाला तुम्हारी मजबूरी है याद करना, मुझे पता था, इसलिए उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है। वैसे याद बना सकते हैं। ठीक है। क्या बनाओगे? हाँ? सुनो तुम यूं ही आगे, बस YB का बता दो मुझे। सुनो तुम यूं ही आगे, तुम बता दो YB का। मैं रटा नहीं है ऐसे कभी, मुझे रैंडम याद रहता है। तो मैं सुनो तुम यूं ही आगे यादें बनाते हो किसकी? +2 की। यस, ग्रेट यार, समझ रहे हो? सुनो तुम यूं ही यादें बनाते हो +2 की। सुनो तुम यूं ही यादें बनाते हो +2 की। यादें बनाते हो। वाह बेटा, मामला ठीक है ना तुम्हारा सब? ठीक है। तो अपना भी गड़बड़ करो बे, उम्र हो चुकी है। इधर सुनो। सुनो तुम यूं ही यादें बनाते हो +2 की। ठीक है। CTV एंड डाइपर ये +4 में रहते हैं। सुनो तुम यूं ही यादें बनाते हो ये कितने की होती है? +2 की। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो याद रखना कि +4 में कौन कौन पाया जा रहा है, +2 में कौन कौन पाया जा रहा है, बाकी सब कितने में पाए जा रहे हैं?
+3 में, क्योंकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आप पढ़ के देख लीजिए, इन द लैंथेनॉइड लैंथेनम 2 एंड लैंथेनॉइड 3 कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज। मतलब किसकी बात कर रहा है, लैंथेनम के लिए 2 की बात कर रहा है, और एलन के लिए किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, +3। compounds are predominant species, however occasionally +2 and +4 ions in solid or in solution compound also obtained। कौन कौन obtained किया जाता है, सुनो तुम यूं ही यादें बनाते हो +2 की, और सी टीवी एंड डाइपर कितने के लिए, 4। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, कभी भूल जाओ कि किसके लिए कौन सी ट्रिक थी, कौन +2 वाला था, कौन +4 वाला था। तो देखो नंबर में कम है तो नंबर कम है, नंबर में ज्यादा है तो नंबर ज्यादा है, समझ रहे हो। और मोस्ट कॉमन तुमको पता ही रखना पड़ेगा, नहीं याद रखो पेपर देने जाओगे भगा देगा तुमको वहीं से, समझ रहे हो। तो याद रखना लैंथेनॉइड +3 में रहते हैं, +2 वाले +3 में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, दैट इज बाई रिड्यूसिंग एजेंट। +4 वाले +3 में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन खाएंगे, दैट इज बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सवाल हमसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। बताइए, आंसर बताइए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन है और स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट कौन है। अबे अभी तो ट्रिक बताया यार, सी टीवी एंड डाइपर ये कितने में रहते हैं, बोलो जल्दी, +4 में रहते हैं। और +4 वाला कहां जाना चाहता है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ऑक्सीडेंट कौन हो जाएगा इसमें, सी। कहां कहां दिख रहा है, यहां पे और यहां पे, बाकी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं, आगे आ जाओ। सुनो, तुम यूं ही यादें बनाते हो किसकी, +2 की। +2 वाला कहां जाना चाहेगा, +3 में, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब सामने वाले का क्या होगा, रिडक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, EU2। ठीक है, ये पहला सवाल। दूसरा अगर हम बात करें, which element does not show +4 oxidation state। अरे बता दिया है ना, सी टीवी एंड डाइपर। समझ रहा हो मेरी बात को, डाइपर। अब ये बात तो हो गई, तो सी तो यहां से निकल गया। टाइटेनियम क्या +4 बनाता है या नहीं बनाता है, ग्राफ जाके देखो ढंग से। मैंने बोला था ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है डी ब्लॉक में, कलरलेस होता है। और कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। पीटीबी +4 में बनेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये तो बनेगा ही बनेगा। ईयू जो होता है, अब इसको याद रखने का तरीका सुनो, तुम यूं ही यादें बनाते हो +2 की, तो यहाँ पे ये कितने में रहते हैं, +2, और ये कितने में रहते हैं, +4। आंसर क्या हो जाएगा, +4। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, नेम द मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो जाएगा, सीरियम। सीरियम जो होता है ये क्या होता है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि सीरियम जो होता है ये कितने में रहता है, +4 में। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं, सवाल ये है, ये एनसीईआरटी की चारों लाइन है, तुम खोल के देख लो। देखो एनसीईआरटी, वहीं पे देखो नीचे वाला एकदम लास्ट लाइन तक जाना, यही लास्ट वर्ड दिखेगा, 5वीं लाइन से शुरू करना। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट यही लाइन लिखी हुई, यही एग्जैक्ट सवाल बना लिया है। देखो लिखा हुआ है, पहली लाइन क्या लिखे हुए, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। EU2+ इज फॉर्म बाय लूजिंग 2s इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, आपको टेबल का सहारा अगेन लेना पड़ेगा। EU+2 अगर हम बात करते हैं, EU कहां गया, EU 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 EU+2 कैसे बनाए ये बताओ। ये देखो यहाँ पे +2 कैसे बनाया, क्या 2s इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के बनाया कि नहीं बनाया। तो पहली लाइन ये हमसे बोली जा रही है, पहली लाइन क्या बोली जा रही है, तो देखो यहाँ पे कि EU+2 इज फॉर्म बाय लूजिंग 2s इलेक्ट्रॉन एंड इट्स F7 कन्फ्यूग्रेशन अकाउंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे देखिए, EU2+ is a strong reducing agent changing to their common oxidation state, कितना हो जाएगा, +3। अगर अगली बात करते हैं, YB2+ has F14 configuration। पहले देख लेते हैं YB+2 का F14 configuration है भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अगर हम बात करते हैं YB+2 का मतलब कितना हो गया, 2s इलेक्ट्रॉन को ये भी बाहर निकाल के बनाया, तो ये कितना बन गया, Ln+2 में अगर हम बात करें तो YB+2। तो ढंग से देखिएगा यहाँ पे, अगर हम आपसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या लिखता है, YB2+ has F14 configuration is an oxidant। आगे TB4 has half filled F ox orbital and it is oxidant। अब बताइए आंसर क्या है, या तो ये ऑक्सीडेंट होगा +2 वाला, या तो ये कौन सा होगा, +4 वाला।
अब बताइए कौन सा होगा, TB4 दिया हुआ है, TB4 और EU कौन सा दिया हुआ है, बोलो जल्दी, F14। अब दोनों में से अगर हम बात करें तो एक ही ऑक्सीडेंट हो सकता है, या तो +2 वाला होगा या +4 वाला, कौन सा होगा? अभी मैंने तुमको बताया, क्या बताया, सुनो, तुम यूं ही यादें बनाते हो किसकी, +2 की, तो यानी +2 में कौन रहता है, ये मुझे बताओ, वाई भी रहता है, अरे हाँ ना बोलो, CTV एंड डाइपर, CTV एंड डाइपर, ये कितने में रहता है, 4 में। अब एक बात तो, दोनों में ऑक्सीडेंट की तरह कौन काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, +4 वाला, ये किसकी तरह काम करेगा, उसी एनसीईआरटी की लाइन में बस एक शब्द मैंने चेंज कर दिया, और वो क्या लिख दिया, रिडक्टेंट। इनको क्या बोला जाता है, रिडक्टेंट, क्या बोला जाता है, रिडक्टेंट। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखता है, द बिहेवियर ऑफ, मैंने इसीलिए बोला कि एसएम को याद रखना इसलिए जरूरी है, द बिहेवियर ऑफ सेमेरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम। क्यों बोला ये लाइन, बता सकते हो मुझे? नहीं, तुम भूल गए शायद एक बात, तुम ढंग से ध्यान ही नहीं दिए, तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुमको बोला था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेमेरियम है, ठीक है, सेमेरियम, और अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, यूरोपियम। अगर सेमेरियम में देखोगे तो आप कौन सी स्टेट में ये जा रहा है, +2 में ये भी जा रहा है, और वो अगर हम बात करें यूरोपियम कितने में जा रहा है, तो यूरोपियम ढंग से देखोगे तो यूरोपियम भी कितने में जा रहा है, +2 में जा रहा है। ढंग से सुनना, क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक तो इनकी अगर साइज की अगर बात करें तो साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप इनकी अदर प्रॉपर्टीज पे आएंगे, जस्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर पे आएंगे, पहले ये बताइए, +2 से +3 जाने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या खाएगा, सामने वाले का क्या करेगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा, क्या करेगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो यानी कि यूरोपियम के लिए एनसीईआरटी ने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, यहां पे अभी मैंने आपको बताया, यूरोपियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या सेमेरियम भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है? तो इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि सेमेरियम और यूरोपियम की प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर होती हैं। जवाब ये पूछा जा सकता है आपसे कि कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है, और वो मतलब उसने छुपा रखा है अपना। तो आप एक चीज समझिए, दोनों के दोनों क्या है, एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको दोनों याद रखना है। इसीलिए मैंने बोला एसएम, उसके बाद से किसकी हम बात करते हैं, टीएम, और उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, ईयू, और किसकी बात करते हैं, वाईबी। सुनो, तुम यूं ही यादें बनाते हो +2 की, तो ये सब के सब कितने में रहने वाले हैं, +2। ऊपर से एनसीईआरटी ने अपने ग्राफ के अंदर इन लोगों को मेंशन कर रखा है, तो यू कैन नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू फॉरगेट इट। सिंपल सी बात है। अब बाकी इच्छा होगी तो करिएगा, सोने पे सुहागा तो होगा। 25 लाख कैंडिडेट में से सिलेक्टेड कैंडिडेट कैसे, मतलब जो मेहनती है वो कैसे सेलेक्ट हो पाएगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब आप जैसे लापरवाह लोग अगर उस सीट पे बैठ गए तो जो सेलेक्ट होने वाला कैंडिडेट है वो मिस हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको भूल के जाइएगा, ठीक है? और नहीं, अगर आपको सेलेक्ट होना होगा तो आप इसको याद करके जाइएगा। 2 टेबल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिए। सिलेबस कंपाइल हो चुका है, कभी भी वो एनसीईआरटी में से घुस के पूछ लेगा सवाल, ठीक है? तो अगर हम आगे बात करते हैं, ये पहली बात हो गई। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका, ये तो सही है, ये वाली बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है। गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 3। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बताइए। मैंने आपको क्या बोला, सुनो, तुम यूं ही यादें बनाते हो +2 में, ये कैसे होते हैं, बोलो जल्दी, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग, ये कैसे एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग। और अगर हम बात करें सी, टीवी एंड डाइपर, समझ रहे हो मेरी बात को, डाइपर, ये कैसे होते हैं, +4, ये कैसे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये कैसा है, बोलो जल्दी, कुछ भी नहीं कह सकते। ईयू कैसा है, बोलो जल्दी, Lu+3, अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है क्योंकि मोस्ट कॉमन में है। ये कैसा है, बोलो जल्दी, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्या लिख रहा है, सीरियम कैन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट रिजेंबल्स अल्कली मेटल, it has very low value of ionization energy, of its tendency to attain noble gas configuration of xenon, of its tendency to attain 4f7। ढंग से देखिए, अगेन टेबल से ही सॉल्व होगा। अगर आप टेबल को अगर उठा के देखेंगे, C4 में क्या अटेन कर चुका है, 4f0, यानी 4f0 का मतलब क्या हो गया, इनर्ट गैस। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जरा, आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा, सीरियम कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, रीजन बताइए क्या होगा, ऑफ इट्स टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ xenon। क्या ये बात क्लियर है?
नेक्स्ट सवाल अगर हम बात करते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये पूरा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये बस आपकी जानकारी के लिए लाया गया है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंजेस स्मूथली एक्सेप्ट फॉर EU एंड YB, किसके लिए बोलो जल्दी, EU एंड YB, एंड ओकेजनली फॉर SM एंड TM, किसके लिए बोल रहे हैं, SM एंड TM। SM और TM की बात क्यों कर रहा है ये बताओ, SM और TM की वो बात लिख के क्या लिखना चाहता है, सुनो तुम, सुनो तुम, सुनो तुम, समझ में आई मेरी बात, दो दो बार मेंशन कर रखा है, इसलिए यू कैन नॉट मिस इट आउट। सुनना जरा गौर से, EU और YB के लिए डेंसिटी की बात क्यों की, कह रहा है EU एंड YB के लिए डेंसिटी चेंज हो रही है, एंड ओकेजनली कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो SM और TM के लिए भी चेंज हो रही हैं। अब डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, आप ढंग से देखिए इस टेबल को, ये टेबल आपकी किसी काम की नहीं है, बस केवल और केवल आपको प्रमाण देने के लिए बताया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आप डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस बढ़ रही है, लेकिन अचानक से दो लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको अगर आप ढंग से देखेंगे तो उनके अंदर डेंसिटी अचानक से क्या होती हुई नजर आ रही है, फॉल डाउन। इसीलिए एनसीईआरटी का लाइन क्या है, यूरोपियम हैज लोवेस्ट डेंसिटी, क्या लिखा हुआ है, लोवेस्ट डेंसिटी अमॉन्ग द लेंथेनॉइड, वाइल ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या लिखता है, हाईएस्ट, क्या लिखता है, हाईएस्ट, और इसके लिए क्या लिखता है बोलो जल्दी, लोवेस्ट। तो याद रखिएगा पहली लाइन में उसने ये लिखा कि EU और YB में डेंसिटी चेंज हो रही है, यानी कि अगर हम बात करें कैसे चेंज हो रही है, यहां पे डिक्रीज कर रही है और यहां पे डिक्रीज कर रही है। दूसरी बात अगर हम करें कि भैया अगर हाईएस्ट किसकी है तो ल्यूटेशियम की है, लोवेस्ट किसकी है तो यूरोपियम की है। तो ढंग से ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने बात किया डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंजेस स्मूथली फॉर किसके किसके लिए, EU एंड YB एंड ओकेजनली फॉर SM एंड TM, ठीक है। SM और TM के लिए कौन सी बात करता है वो बोलो जल्दी, +2 वाली बात। अगेन मैं आपको दिखा दूं SM और TM के लिए कौन सी बात वो कर रहा है, SM और TM के लिए, SM और TM के लिए वो किसकी बात कर रहा है बोलो जल्दी, +2 वाली बात, ठीक है। आगे अगर हम आगे चलते हैं तो देखना जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अब देखो एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आगे आओगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक वाले टॉपिक में, वहां लिखा हुआ है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ लेंथेनॉइड आर अराउंड 600 किलोजूल पर मोल इनवर्स एंड सेकंड इज अबाउट 1200 किलोजूल पर मोल इनवर्स। यानी लेंथेनॉइड्स के अंदर से अगर आप लगभग इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते हैं, Ln+1 बनाते हैं, फिर क्या बनाएंगे Ln+2, तो यहाँ पे लगभग कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 600 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अगर हम बात करें 600 किलोजूल पर मोल और यहाँ कितनी देनी पड़ती है, 1200 किलोजूल पर मोल। अब अगर हम तुमसे बात करते हैं विच इज कंपेरेबल टू दोज ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैल्शियम +1 बनेगा और कौन बनेगा, कैल्शियम +2। तो इनके साथ क्या कह रहा है कि ये कंपेरेबल होते हैं। अब रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ऐसा कुछ भी लॉजिक वॉजिक नहीं है, रैंडम दोनों का डेटा देखा, दोनों का डेटा मैच कर रहा था, एनसीईआरटी ने लिख दिया कि पहला और दूसरा लेंथेनॉइड जो लेंथेनॉइड्स की पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसके साथ कंपेरेबल होगी, कैल्शियम के साथ, नथिंग एल्स, ठीक है। आगे अगर हम आपसे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखती है, हाँ ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है, देखो उसी में ना 3-4 लाइन छोड़ के देखो एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पूरी तरीके से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ वेरिएशन ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, कौन से वेरिएशन की बात कर रहा है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज, indicates the exchange enthalpy consideration as in 3D orbital of first transition series appear to impart, क्या impart करता है, certain degree of stability, कहां पे, तो empty में, half filled and completely filled f orbital, किसके किसके लिए, लेंथेनम के लिए, गैडोलिनियम के लिए एंड ल्यूटेशियम के लिए। हालांकि पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको लिखवाया था, कारण क्या है सुनना, लेंथेनम में देखो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन है, निकाल देते हो तो क्या बन जाता है, IP3 के बाद क्या बन जाएगा, इनर्ट गैस। तो इसीलिए सबसे पहले क्या लिखता है, एम्प्टी, पहला वर्ड क्या लिखता है, एम्प्टी, किसके लिए, लेंथेनम के लिए। अगर गैडोलिनियम में 2 1 3 इलेक्ट्रॉन अगर तुम निकालते हो, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, 4f7, जो कि क्या है, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड बोले तो किसके लिए, गैडोलिनियम। और अगर हम बात करें ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 71, तो अगर हम बात करें IP3 के बाद ये क्या बनेगा, 4f14, जो कि कैसा होता है, फुल फिल्ड, यानी कि ल्यूटेशियम जो होगा ये कैसा बन जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड f ऑर्बिटल। तो एनसीईआरटी ने 3 के बारे में मेंशन किया है, लेंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम। तो इनको ढंग से याद रखना है आपको कि लेंथेनम हुआ, गैडोलिनियम हुआ और ल्यूटेशियम हुआ, इनमें क्या क्या रीजन है। तो लेंथेनम में क्या बन रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, यानी इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन अचीव हो रही है।
गैडोलिनियम में क्या बन रहा है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और ल्यूटेशियम में क्या बन रहा है, फुल्ली फिल्ड एफ एनर्जी लेवल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एनसीईआरटी का जब लाइन पढ़ोगे तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरी ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो वो पूछ दिया कि पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनॉइड इज कंपेरेबल टू कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, अल्युमिनियम, आंसर क्या होगा, कैल्शियम। दूसरा वो पूछ सकता है कि इनके लिए रीजन बताइए, तो इनके लिए रीजन क्या है, लैंथेनम में हाफ फिल्ड सॉरी इनर्ट गैस मिल रहा है, गैडोलिनियम में हाफ फिल्ड मिल रहा है, और ल्यूटेशियम में फुल फिल्ड कंफ्यूग्रेशन, ठीक है, या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एफ लेवल। अगर उसने दोनों में से कुछ भी बात लिख दी तो वो इक्वली करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, आ जाइए रिएक्शन के अंदर, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स। देखिए आपको पता है हेलोजन कितने में रहता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो हेलोजन कितने में रहता है, अगर हेलोजन की बात करोगे तो एक्स माइनस में, सल्फर कितने में रहेगा -2, या ऑक्सीजन कितने में रहेगा -2, नाइट्रोजन कितने में रहेगा -3, कार्बन कितने में रहेगा -4, ठीक है। और लैंथेनम कितने में रहेगा बताना जरा, +3। इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, बना लोगे, कौन कौन सा बना लोगे, ये वाला। अच्छा यहाँ पे वाटर के साथ बोल रहा है, तो वाटर में कितनी यूनिट होगी, दो, एक होगी H+ और एक कौन सी होगी, OH-। इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, तो ये भी बना लोगे, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्बाइड्स में याद रखना कि और भी कार्बाइड्स बन सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, अर्लियर एम्स के अंदर सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्राइट और सल्फाइड और ऑक्साइड तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत यहाँ पे, दिक्कत यहाँ पे H2 कैसे निकला, देख सिंपल सी बात है। अगर मैं तुझसे बात करता हूं एलन है, अब एलन को ट्रीट किया अपन ने किसके साथ, HCl के साथ, यहाँ क्या बनेगा H+ और Cl-। लैंथेनॉइड एक मेटल है, उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, वो इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा, हाइड्रोजन। मान ले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मैंने ले लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन खाएंगे, क्या बनेगा, H फ्री रेडिकल। बाजू में और क्या बनेगा, H फ्री रेडिकल, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फ्री रेडिकल रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, कंबाइन होगा और क्या बना के निकाल देगा, बोलो जल्दी, H2 गैस। कौन सा गैस बना के निकाल देगा, H2 गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, एसिड के साथ ये क्या रिएक्ट करके बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं। आगे देखो, इसके अलावा यूजेस की बात करें तो यूज कहां कहां यूज किया जाता है, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय के अंदर। कहां पे, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस व्हाट, बुलेट्स, शेल एंड लाइटर फ्लिंट। वो जो लाइटर वन नहीं होता है जो घुमा के जलाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं लाइटर फ्लिंट, तो लाइटर फ्लिंट को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, यूज्ड एज फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन, कौन यूज किया जाता है, लैंथेनम के ऑक्साइड। कौन, लैंथेनम के ऑक्साइड, कौन यूज किया जाता है, लैंथेनम के ऑक्साइड। पुरानी अगर आपने टेलीविजन देखी हो जिसमें पीछे तक निकला रहता था, उसपे क्या होता था, लाइट गिरती थी, तो उसे फॉस्फोरस कहे जाते थे। फॉस्फोरस जो होता था वो क्या करते थे, बेसिकली उसपे लाइट गिरती, प्रोजेक्टर वाला कंसेप्ट था, ठीक है, उसपे लाइट गिरती थी और वो चित्रित करके आपको देता था। तो वो फॉस्फोरस में कौन यूज किया जाता था, लैंथेनम का ऑक्साइड। कौन यूज किया जाता है, लैंथेनम का ऑक्साइड। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। आगे अगर हम आपसे बात करें तो ये रिएक्शन नॉर्मल सी है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ हेलाइडेज, एक्स पे -1, Ln पे +3, LnX3। सवाल ये है विच, अच्छा ये तो आगे अभी आएगा, आगे आएगा, एक मिनट रुको। हाँ आगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहता है, इन ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड आयन, यानी कि Ln+3 की बात कर रहा है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेगुलरली इंक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू गैडोलिनियम। क्यों, क्योंकि गैडोलिनियम में मैक्सिमम पाया जाता है 7 और लैंथेनम में कितना पाया जाता है, 0। 0 से लेके 7 तक बढ़ता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और उसके बाद कह रहा है कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजेस अप टू ल्यूटेशियम, क्योंकि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घट रहा है। आगे क्या लिखता है, लैंथेनम एंड ल्यूटेशियम आयंस आर डायामैग्नेटिक, यानी कि अगर हम बात करें La+3 ले लो और क्या कह रहा है Lu+3 ले लो, एक क्या बना रहा है 4f0 और एक क्या बना रहा है, बोलो जल्दी 4f14। तो ऑब्वियस है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो ये कैसे हो जाएंगे बताओ, डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक। while all other ट्राई पॉजिटिव, मतलब जितने भी लैंथेनॉइड है, रेस्ट जितने भी है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्शन, नियोडाइनियम इज अ मोस्ट पैरामैग्नेटिक लैंथेनॉइड। आप याद रखेंगे Nd+3 क्या होता है, मोस्ट पैरामैग्नेटिक होता है। Gd+3 Nd+3 दो लोग हैं ऐसे, Gd और Nd। Gd+3 होते हुए कलरलेस होता है और Nd+3 क्या होता है, मोस्ट पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है, मोस्ट पैरामैग्नेटिक। तो इनके बारे में ये याद रखेंगे, मोस्ट पैरामैग्नेटिक। सब नहीं लिखना है, केवल ये बातें लिखनी है, ठीक है। आगे क्या लिखता है, C4+, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो जाता है F0,
YB2 प्लस यानी ये क्या हो जाता है F14। मैंने देखो पहले आपको मार्क किया है 2 लोगों को, कितने लोगों को मार्क किया? 2। यहाँ पे ढंग से देखोगे तो यहाँ पे नजर आएगा क्या, एक तो बोला था YB+2 और एक कौन सा बोला था सीरियम+4। ये F0 है और ये क्या है F14 है। जितने लोगों को मार्क किया सिर्फ उतने के बारे में आपको ढंग से पढ़ के जाना है, आपको एनसीईआरटी की एक एक बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे बात करते हैं, ये देखिए ढंग से, अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये देखना पहली चीज, कहाँ गया था? अगर हम बात करते हैं देखो, C+4 एंड YB+2 आर ऑल्सो डायामैग्नेटिक आयंस। क्यों? एक जगह F14 है और एक जगह क्या है F0 है। इस वजह से एक कैसा हो जाता है, बोलो जल्दी, एक आपका कैसा हो जाएगा F0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक F14 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, कैसे हो जाएंगे? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के नाम पे La+3 Lu+3 Nd+3 मोस्ट पैरामैग्नेटिक होता है। F0 और F14 की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये फिर से वापस आ गया, इधर भी आया होगा यार। अच्छा इधर नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको इधर डाल देते हैं। ये सवाल एक्चुअल में यहाँ का नहीं है, एक्टेनॉइड्स का। आ जाओ इधर आ जाओ। अगर हम बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बताइए कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तो इस सवाल को काट लो क्योंकि एक बार अभी कर चुके हैं, है ना? तो रिड्यूसिंग मत लिखना यहाँ पे क्या लिख देना? ऑक्सीडाइजिंग। क्या हो जाएगा आंसर? C+4। तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा? C+4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू लेंथेनॉन्स आर इनकरेक्ट। अब बताइए, ये सवाल यही नीट 2016 का क्वेश्चन है। अब उसने लेंथेनॉइड कहीं लिखा ही नहीं था, लेंथेनॉन्स लिख दिया था। इसलिए आपको पता होना चाहिए लेंथेनॉइड, लेंथेनॉन्स और रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं सेम चीज होती है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट related to lanthanons are incorrect। क्यों नहीं दिखाता? नहीं है U+2। फोर्थ कैसे हो सकता है भैया? ऑक्सीजन से जितना दूर जाओगे बेसिसिटी उतनी बढ़ेगी। बस यहीं पे फंस गए, पहला आंसर है ऑल द लेंथ। हाँ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जब नहीं है तो पहला ही आंसर है, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, ऑल द लेंथेनॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन अल्युमिनियम। पता है क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में देखो लाइन लिखी हुई है, जहाँ पे कंपेरेबल उसका लिखा हुआ है ना, उसके नेक्स्ट पैरा में देखो एक लाइन लिखी हुई है अल्युमिनियम से रिलेटेड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में जाके देखो, अल्युमिनियम से रिलेटेड एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? एग्जैक्ट। आगे बताओ क्या लाइन लिखी हुई है, समझे? तुम एनसीईआरटी की लाइन को छोड़ के जाओगे अब खट से तुमको फंसा लेगा। मैं तुमको इसीलिए बोल रहा हूं, पहले वो 2016 में कर चुका है, 2019 से ट्रेंड चेंज हुआ तो हमने एफ ब्लॉक को अवॉइड करना चालू कर दिया। अवॉइड क्या भैया, सवाल ही कितना पूछा गया है? 2 सवाल आज तक पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि सवाल पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो यू कैन नॉट मिस इट आउट। तो इसमें लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़िए सारे लोग। अब तेज से पढ़ो, मरमरिंग मत करो। इन द केमिकल बिहेवियर, मैं बोल देता हूं, लिख लो लाइन तुम लोग, तुम लोग बोलो तो मैं बोलूंगा इनको ठीक है, लिखो, बोलो। इन लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है, लिखो। इन देयर केमिकल बिहेवियर, इन देयर केमिकल बिहेवियर, इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल, इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल, यही लिख देते हैं। in their chemical behavior in general, earlier member are quite reactive
सिमिलर टू कैल्शियम, ये आईपी वाली बात कर रहा है। क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम, आगे बट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, but with increase in atomic number they behave more like एल्यूमिनियम। अब उसने सवाल क्या बना लिया इसी लाइन से, सवाल देखो क्या बना लिया। पहली लाइन कि ऑल लैंथेनॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। लाइन क्या लिखी हुई है, इन द अर्लियर सीरीज की अगर हम बात करें, इन द केमिकल बिहेवियर इन जनरल अर्ली मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम, बट with increase in atomic number they behave more like aluminum। आंसर के यहाँ पे क्या लिखा है, all lanthanons, पहला वर्ड ही क्या लिख दिया, all the lanthanons। वो क्या बोल रहा है कि सिमिलर बिहेव करते हैं, और ये क्या लिख रहा है, all lanthanons are much more reactive than aluminum। भाई सिमिलर रिएक्टिविटी होती है ऑलमोस्ट, समझ रहे हो मेरी बात को, मच मोर रिएक्टिव नहीं होता है। अब मैं अगर तुमसे बात करूं कि Al+3 ले लो, C+3 ले लो, तो C+3 लेस रिएक्टिव है, Al+3 ज्यादा रिएक्टिव है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसमें क्या बोलोगे आप, Al+3 और C+3 में Al+3 ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये क्या लिख रहा है, ऑल द लैंथेनॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो ये लाइन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ और कहता है, बट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं, ना कि एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। सीरियम 4+ में होता है, वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एनालिटिकल रिएजेंट वाली बात है। यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिल्कुल सही बात है। द बेसिसिटी डिक्रीजेस एज द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोमीथियम टू ल्यूटेशियम, प्रोमीथियम से ल्यूटेशियम, सिंपल सी बात है, जितना ऑक्सीजन से दूर जाओगे बेसिसिटी उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें पीआर से एलयू की तरफ जाने पे बेसिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों सही है, वो क्या है, गलत है। याद रखिएगा एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, और कहां लिखी हुई है वो लाइन पढ़ लीजिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ही लिखी है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं, एफ ब्लॉक। अब यहां से एफ ब्लॉक में एक्टेनॉइड शुरू होता है, अभी तक लैंथेनॉइड चल रहा था, एक्टेनॉइड में आते हैं। सबसे पहली चीज एक्टेनॉइड में देखना जरा गौर से, द एलिमेंट विच एंटर इन, कहां एंटर करता है, 5f ऑर्बिटल। सिर्फ इतनी बात आपको लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, 5f। पीरियोडिक टेबल में ns से शुरुआत, np पे समाप्त, n-1d, n-2f। n-2f शेल को क्या बोला जाता है, एक्टेनॉइड्स बोला जाता है। आगे देखिए, मैन मेड कितने एलिमेंट है, 11। कहने का मतलब क्या है, था पर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, एम कम बैक, कैफे में ऐश फरमाते, मैं डोनो लारा, इनको छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने हैं उन सबको क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनिक। क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनिक। ये कैसे हैं बोलो जल्दी, मैन मेड है। कैसे हैं बोलो जल्दी, मैन मेड। ये कैसे होते हैं, मैन मेड। और कैसे होते हैं बोलो जल्दी, रेडियो एक्टिव। कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। ये सब के सब कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। ये जो है ये कैसा है, नेचुरल एलिमेंट है। कैसा है बोलो जल्दी, नेचुरल एलिमेंट, यानी कि अगर हम बात करें नेचर्स में पाए जाते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, था पर यूनिवर्सिटी फर्स्ट 3 एक्टेनॉइड्स आर नेचुरल एलिमेंट्स। ये तीनों कैसे होते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बाकी इनके बाद वाले मैनमेड या कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। मैनमेड या रेडियो एक्टिव दोनों बात सही है। क्या लिखता है, द मैनमेड एलिमेंट, यहाँ पे नेपच्यूनियम से लेके लॉरेंसियम तक आर प्लेस्ड बियॉन्ड द यूरेनियम। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एनपी, यहाँ पे एनपी 93 से लेके एलआर कितने तक, 103 तक, ये कहां पे प्लेस्ड है बोलो जल्दी, यूरेनियम के बाद प्लेस्ड है, कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। मन करे तो लाइन लिखना, मन करे तो इतनी बात लिख के आगे बढ़ जाना, यही बात काम की है। दूसरा सुनो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ एक्टेनॉइड्स। ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि ये एक्टेनॉइड्स का जनरल कन्फ्यूग्रेशन क्या होता है, मैं नहीं बताने जाऊंगा, पहले बता चुका हूं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, पहले तो पॉइंट ऑफ रिजम्बलेंस की बात कर लेते हैं। दोनों कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3। पहली बात, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का सपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देकर सर पे पॉजिटिव रखना। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला, क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो कोई उस इलेक्ट्रॉन को खा के क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसीलिए लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में सिमिलरिटी ये है कि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं,
दोनों के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। केटायंस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक। जो भी केटायन है जिनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट Gd+3, एक्सेप्ट Gd+3, एक्सेप्ट कौन याद रखेंगे, सॉरी ये पैरामैग्नेटिक तो है ही, कलरलेस नहीं है, सॉरी कलर की तो बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें केटायंस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक तो हर जगह होंगे, Gd भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। आगे अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द केटायन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स आर कलर्ड। मोस्ट ऑफ द केटायन कहने का मतलब अब क्या हो गया, Gd+3 नहीं होता है, La+3 नहीं होता है, Lu+3 नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द केटायन का मतलब क्या हो गया कि Gd+3 नहीं होगा, La+3 नहीं होगा, Lu+3 नहीं होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, both of them can show steady decrease in ionic radii along the series, लेफ्ट टू राइट जाओगे, एक में ट्रांजिशन सॉरी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक में क्या देखने को मिल रहा है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उनमें सीरीज क्या करती जाएगी, साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। आगे 10 lengthenoid show lengthenoid contraction and actinoid show actinoid contraction। वजह क्या है, ये इनके अंदर सिमिलरिटी है। पहली चीज सिमिलरिटी कितनी है। अब हम आ जाएंगे डिफरेंस कितने हैं। डिफरेंस क्या क्या है, तो बिसाइड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बिसाइड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, ये 4 5 6 रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये कितना रिफ्लेक्ट करता है, 2 और 4। दूसरी बात, lengthenoids have less tendency towards complex formation, ये कॉम्प्लेक्स बनाने की कम टेंडेंसी रखता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये कैसी टेंडेंसी रखते हैं, स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, और इनका कैसा होता है, टेंडेंसी कम होती है। आगे अगर हम बात करें, एक्सेप्ट पीएम, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, पीएम मतलब ये क्या है, प्रोमीथियम। हमारे पीएम साहब भी रेडियो एक्टिव है, इनके पीएम साहब भी कैसे हैं, बोलिए जल्दी, रेडियो एक्टिव है। अगर हम बात करें एक्सेप्ट प्रोमीथियम, दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। समझ रहे हो मेरी बात को, तो पीएम के अलावा अब हमारे पीएम साहब तो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा रेडियो पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखता है, एक्सेप्ट पीएम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। समझ रहे हैं मेरी बात को, पीएम को छोड़ दीजिए तो ये कैसे होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, यानी वो भी पीएम, ये भी पीएम सब रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, याद रखना। ऑल द एक्टेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, जितने एक्टेनॉइड्स हैं वो कैसे होते हैं, बोलिए जल्दी, रेडियो एक्टिव, सब रेडियो एक्टिव हैं, और वहां पे हमारे पीएम साहब, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड आर लेस बेसिक, कैसे होते हैं, ये कम बेसिक होते हैं, और इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एक्टेनॉइड्स आर एज फॉलोज। थोरियम एटॉमिक रिएक्टर एज अ फ्यूल रॉड एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम। अगर हम बात करें एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर फ्यूल की तरह, और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किसकी तरह, अगर हम बात करें तो एज अ ड्रग वर्क बनाने के काम में बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट, यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। its salts are used in glass industry for imparting the green color, टेक्सटाइल बोले तो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर, एंड इन मेडिसिन ऑल्सो, मेडिसिन में भी। अब इस लाइन का बड़ा यूज पूछा गया था एम्स के अंदर। एम्स के अंदर क्या पूछा गया, अगर मैं आपको बताऊं, सुनिएगा ढंग से। दरअसल बात क्या है, बात यह है कि यूरेनियम जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली मटेरियल होता है, ठीक है। तो यूरेनियम क्या होता है, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल बोले तो जो जिसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूल है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज करने के बाद जो कचरा बचा है, उस कचड़े में क्या होता है, तो यूरेनियम पाया जाता है। अब यूरेनियम पाया जाता है तो सुनिएगा क्या होता है, इसको एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं होता है, इसको निकालना इजी नहीं होता है, और बहुत ज्यादा ये महंगा होता है। तो अब ये बहुत ज्यादा महंगा होने की वजह से हमको क्या यूज करना पड़ता है, केमिकल का सहारा लेना पड़ता है। वो केमिकल कौन है, तो वो ग्रुप नंबर 17 के अंदर लिखा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो है ClF3, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन। क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, बोलो जल्दी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इतना ज्यादा रिएक्टिव है सर, कितना ज्यादा रिएक्टिव है, दरअसल जब आप लोग ग्रुप नंबर 13 था तो उसके अंदर एक मैटर पढ़ते थे, एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस क्या होता है, एस्बेस्टॉस बेसिकली क्या होता है, आग बुझाने के काम में लिया जाता है। कहां पे लिया जाता है, आग बुझाने के काम में। जो दुनिया की आग बुझाता है, ये उसमें आग लगाता है। समझ सकते हो आप कितना रिएक्टिव है। एस्बेस्टॉस का यूज किया जाता है, कहीं आग वाग लग गई तो आग बुझाने के लिए, और पता चलता है ये एस्बेस्टॉस के कांटेक्ट में आता है तो एस्बेस्टॉस को ही जला देता है। यानी ये इतना रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है, जो दुनिया की आग बुझाता है, ये उसमें आग लगाता है। अब क्या होता है, इसका काम क्या होता है, केमिस्ट्री वाले हर चीज का काम तो ढूंढ ही लेते हैं।
तो काम क्या हुआ कि स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल के पास तुम चलो बेटा, तुम बहुत रिएक्टिव हो ना, तो एक काम करो तुम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में चलो। क्यों? क्योंकि तुमको एक रेडियो एक्टिव क्या निकालना है, यूरेनियम निकालना है। अब निकाल लोगे तो तुम्हारे इंडस्ट्री का खर्चा बच जाएगा, तुम्हारे पास थोड़ी अच्छी आमदनी हो जाएगी, अच्छी क्या बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। कुछ ग्राम जो होता है ना वो मतलब कई सौ करोड़ों में आएगा, इतना समझ लो, इतना महंगा होता है। तो यूरेनियम समझ रहे हो, काहे कि आदमी निकाल नहीं सकता है, जाओ तुम निकाल के ले लो कई सौ करोड़ रुपया, जाओ। तो यहाँ पे समझो ClF3 को यूज करते हैं, जब यूज करते हैं तो ये क्या बनाता है, UF6 बनाता है। अब देखो मेटल जो है ये वोलाटाइल नहीं होता है, इसको नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जैसे ही ये UF6 बना, अब ये किस फॉर्म में आ जाता है, वेपर फॉर्म में। अब उसको वेपर को इकट्ठा कर लेंगे और फाइनली वहां से यूरेनियम हम सेपरेट कर लेंगे। तो इसीलिए एम्स के अंदर सवाल पूछा गया था, to extract uranium from the spent nuclear fuel which chemical is taken in the use। तो आंसर क्या होता है, ClF3। इसीलिए एनसीईआरटी में यूज में आप जब देखेंगे तो यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, इट्स सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री फॉर इंपार्टिंग ग्रीन कलर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो इन मेडिसिन। किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर भी। कैंसर के बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट जो बनते हैं वो यूरेनियम का उपयोग करके बनते हैं, इसीलिए बहुत महंगी होती है उनकी दवा। ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है डॉक्टर पैसा लूट रहा है बैठ के, डॉक्टर नहीं लूट रहा है बेचारा। अब उतनी महंगी महंगी आ रही है, कॉस्टिंग तो निकालेगा ना भाई, नहीं निकालेगा तो बर्बाद हो जाएगा तुमको ट्रीट करते करते। सर हमको क्या बोल रहे हैं, अरे मतलब तुमको इन द सेंस जनता को, समझ रहे हो मेरी बात को। सर हम लोग तो बनने वाले हैं ना सर। हाँ तो जब बन जाओगे तो बोलेंगे। इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब छोड़ना, समझ रहे, इम्पार्ट देना। ग्लास इंडस्ट्री के अंदर ग्लास को कलर देना है तो इम्पार्टिंग कलर मतलब ग्लास को कलर देने के काम में यूज लिया जाता है। आगे हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कि कपड़ों के इंडस्ट्री के अंदर। आगे अगर हम बात करें प्लूटोनियम, प्लूटोनियम इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर द एटॉमिक रिएक्टर्स एट वेल एज एटॉमिक बॉम्ब्स। तुम्हारे काम की चीज, समझ रहे हो, है ना। सवाल है, सवाल है, which of the following actinoid does not found in nature। कौन सा होगा, TH, P और U था पर U बताया था कैसे होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। लॉरेंसियम कैसे होते हैं, बोलो जल्दी, ये कैसे होते हैं, मैन मेड एंड रेडियो एक्टिव। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। टाइम कितना बचा है ये पहले बताओ। 7 मिनट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। नेक्स्ट टर्न पे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा। 6 लेक्चर सब बचे हुए हैं मेरे पास, 6 से 6 लेक्चर। अब संडे एक और लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 दिसंबर को आ रहे हैं सर्विस सर।